चैप्टर नंबर 2 में आज हम आपको यूनिट नंबर 1 शुरू करवाएंगे, ठीक है। यूनिट नंबर 1 का नाम लिखो, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो ये चैप्टर बेसिकली इसमें 3 यूनिट्स हैं, लेकिन हम यूनिट 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है थ्योरी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही प्रैक्टिकल चैप्टर है और मज़ा आएगा पढ़ने में, और इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग और नई नई बातें आपको सीखने को मिलेंगी। चलो, तो पॉइंट नंबर 1 से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि डिमांड किसे कहते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 आप हेडिंग लिखो, डिमांड, ठीक है। डिमांड किसे कहते हैं। चलो, तो एक एग्जांपल लेते हैं, उससे शुरुआत करते हैं। तो पहले कोई भी एक प्रोडक्ट का नाम बताओ जो आपका मन करे, कोई भी एक प्रोडक्ट बताओ। चिप्स ले लेते हैं, थोड़ा मतलब रिलेटेबल सा लगेगा ना, क्योंकि आपने सुन रखा होगा। तो कोई भी एक प्रोडक्ट ले लिया, मान लेते हैं चिप्स ले लिया, ठीक है। खाने पीने का सिंपल आइटम है चिप्स। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि चिप्स का पैकेट 100 रुपये का है, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि चिप्स का पैकेट 100 रुपये का है, और अब आपसे पूछूं कि बताओ कितने चिप्स के पैकेट आप खरीदना चाहते हो। हाउ मच चिप्स के पैकेट यू आर विलिंग टू बाय। विलिंग मतलब कितना खरीदना चाहते हो। तो बताओ कितने पैकेट खरीदना चाहते हो। 0, 1, और बाकी बच्चे बताओ कितने पैकेट खरीदना चाहते हो। 5 करोड़। तो मतलब कुछ ना कुछ आप सब अपनी अपनी एक न्यूमेरिक फिगर बता रहे हो, है ना, न्यूमेरिक फिगर बता रहे हो। तो मैं ऐसी सिंप्लिसिटी के लिए कुछ भी लिख लेता हूँ, मान लेता हूँ 10 यूनिट्स आप खरीदना चाहते हो, है ना। 10 यूनिट्स आप खरीदना चाहते हो। अब जो आप खरीदना चाहते हो, खाली उससे बात नहीं बनेगी। अब अपनी अपनी जेबों में देखो कि आपकी जेब में कितने रुपए हैं। क्या आप 10 पैकेट अब खरीदना जो चाहते थे, क्या आप 10 पैकेट खरीद सकते भी हो? मतलब क्या आपके पास एबिलिटी है? तो अगर नहीं है तो फिर कट जाएगा नंबर। लेकिन अगर मान लो एबिलिटी है, मैं मान लेता हूँ आपके पास एबिलिटी भी है, तो आप मान लो 10 पैकेट खरीद भी अगर सकते हो, तो फिर ठीक है, फिर मैं इस 10 को लिख सकता हूँ। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये होती है कि खाली विलिंगनेस होने से कुछ नहीं होता। तो विलिंगनेस का मतलब तो ये होता है कि आप कितना चाहते हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। विलिंगनेस के साथ साथ यहाँ पर क्या भी होनी चाहिए, एबिलिटी। हाँ, विलिंगनेस के साथ साथ यहाँ पर होनी चाहिए एबिलिटी, मतलब खरीदने की क्षमता। तो 2 बातें यहाँ पर ज़रूरी होती हैं, बिना उसके तो बात ही आगे नहीं बढ़ती, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा एग्जांपल और बढ़ा देता हूँ। अब अगर मैंने कहा कि भाई चलो बच्चों प्राइस कम कर देता हूँ, 50 रुपये है चिप्स का प्राइस। अब बताओ कितने चिप्स खरीदना चाहते हो और ख़रीद सकते भी हो, मतलब दोनों बातें, खरीदना चाहते भी हो और ख़रीद सकते भी हो। तो कितने खरीदना चाहते हो? 20 चिप्स खरीदना चाहते हो और ख़रीद सकते हो। तो ऐसे झूठ मूठ का कह दो, हाँ ठीक है, चलो ठीक है। उसके बाद बच्चा कह रहा है सर और कम कर दो प्राइस। चलो, अगर चिप्स 10 रुपये का है तो फिर आप कितने चिप्स खरीदना चाहते हो? 100 पैकेट खरीदना चाहते हो और ख़रीद भी सकते हो, ठीक है। तो ऐसी मतलब मनगढ़ंत हम कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज़ लिख रहे हैं, राइट। तो अब यहाँ पर 3 कलर, येलो कलर करता हूँ,
पहले एग्जाम्पल में आप कितने चिप्स खरीदना चाहते थे, दूसरे एग्जाम्पल में, और तीसरे में 100। ठीक है, वेरी गुड, है ना। मतलब आप विलिंग भी हो और एबल भी हो, विलिंग भी हो, एबल भी हो, है ना। तो ये जो क्वांटिटीज़ आपने बताई थी अलग अलग एग्जाम्पलों में, इन्हें बोला जाता है, इन्हें एक टर्मिनोलॉजी दी जाती है, इन्हें बोला जाता है क्वांटिटी डिमांडेड। तो बोलो अपने मुंह से, क्या बोला जाता है? हाँ, तो ये छोटे सा एग्जाम्पल आप पहले नोट कर लो इतना। तो इन्हें बोला जाता है क्वांटिटी डिमांडेड, है ना। और कीवर्ड ऊपर लिख लेता हूँ, कीवर्ड क्या थे वो इधर बादल में लिख लेता हूँ। एक तो विलिंग और एक एबिलिटी। तो पहले आप इतना नोट कर लो, छोटी सी ड्राइंग। तो मतलब इतनी बात का निष्कर्ष फिलहाल ये कि जैसे कोई भी प्रोडक्ट होता है, आप उस प्रोडक्ट के किसी भी गिवन प्राइस पर जो भी क्वांटिटी खरीदना चाहते हो या खरीद सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं, है ना। उसको हम क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं, इसको थोड़ा सा मतलब वाइडर कर दूं, और अगर मैं अब इसी बात को ऐसे बोलना शुरू कर दूं, तो पहले ध्यान से मेरी बात सुनना कि अलग अलग प्राइजेस पर आप जो अलग अलग क्वांटिटीज़ खरीदना चाहते हो या खरीद सकते हो ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, है ना। मतलब अलग अलग प्राइजेस पर जो अलग अलग क्वांटिटीज़ आप खरीदना चाहते हो ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज़ नोन एज डिमांड। तो डिमांड वर्ड का मतलब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो डिमांड वर्ड का मतलब होता है कि जब आप अलग अलग प्राइजेस पर कुछ अलग अलग क्वांटिटीज़ खरीदना चाहते हो या खरीद सकते हो, देन इट इज़ नोन एज डिमांड। तो दो शब्दों का डिफरेंस पता होना चाहिए। कई बच्चे डिमांड को और क्वांटिटी डिमांडेड शब्द को सेम समझते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर, ये बच्चा बैठा है, ये बच्चा बैठा है, ये बच्ची बैठी है, ये बच्ची बैठी है, ये बच्चा बैठा है, तो आप सबको मैं बच्चा बच्ची बोलूँगा। लेकिन अगर मैं आपको मिलाकर एक कंबाइन कुछ बोलना चाहूँ तो क्लास बोल दूँगा। तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो तो क्या है? बच्चा बच्चा, बच्ची बच्ची, मतलब एक प्राइस पर कितनी क्वांटिटी, एक प्राइस पर कितनी क्वांटिटी, उसको बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन अगर मैं डेफिनेशन थोड़ी बड़ी कर दूं और मैं बोलूं अलग अलग प्राइजेस पर जो भी आप अलग अलग क्वांटिटी खरीदना चाहते हो, देन इट इज़ नोन एज डिमांड। तो आप भी ऐसे बक्सा बना के नीचे लिख लो, इसको बोलते हैं डिमांड। तो इसकी डेफिनेशन लिख भी लेते हैं इसीलिए। तो पहले आप बॉक्स बना कर लिख लो डिमांड, और डिमांड की फिर डेफिनेशन लिख लेते हैं भाई क्या मतलब है। जो ओरली बोला वही लिखवा देता हूँ। तो डिमांड के नीचे लिखते हैं द टर्म डिमांड refers to the term demand refers to the quantity of good or service that buyers are willing को ब्लॉक बना लेंगे and able to purchase, तो able to purchase को ब्लॉक बना लेंगे at various prices को तो हाईलाइट कर लेंगे at various prices during a given period of time, during a given period of time। तो आई होप आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी डिमांड की।
ठीक है, तो अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो वही लिखा है जो मैंने हिंदी में समझाया। तो क्या है डेफिनेशन? मतलब कि जितना आप खरीदना चाहते हो या जितना आप खरीद सकते हो अलग अलग प्राइसेस पर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, तो इसको क्या बोलेंगे? डिमांड। फिर इसी के नीचे एक सेकंड पॉइंट में लिखना है द इफेक्टिव डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट, the effective demand for a product depends on तो डिपेंड्स ऑन के आगे डैश डाल के लिखना है। ए 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला होता है डिज़ायर, बी मीन्स टू परचेज और सी willingness to use those means for that purchase, willingness to use those means for that purchase। तो इस लाइन का क्या मतलब है सर? तो इस लाइन का ये मतलब है कि किसी भी प्रोडक्ट की जो डिमांड है, जैसे आपको चिप्स खरीदना था, है ना, मैं वही एग्जांपल ले लेता हूँ। तो किसी भी चीज़ की अगर आप डिमांड करते हो, अगर आपको चिप्स खरीदना था, तो वो 3 बातों पर निर्भर करता है। क्या हैं वो 3 बातें? पहला तो आपके मन में चिप्स खरीदने की इच्छा होनी चाहिए, है ना। डिज़ायर मतलब क्या होना चाहिए? इच्छा होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास साधन होने चाहिए खरीदने के। साधन का मतलब सिंपल भाषा में हो गया पैसा, रिसोर्स होना चाहिए खरीदने के लिए, मतलब जेब में पैसे होने चाहिए। और तीसरा, आपके पास ये विलिंगनेस होनी चाहिए कि मैं अपने पैसे को यूज़ करूँगा चिप्स खरीदने के लिए। अब मेरे पास तो जैसे पैसे हैं, अभी मैं जेब में 5 करोड़ लेके आया हूँ आज, लेकिन मेरा मन नहीं है चिप्स खरीदने का, तो फिर नहीं है, फिर वो डिमांड नहीं है। तो पैसे तो हैं जेब में, लेकिन अगर मेरा मन ही नहीं है कि मैं उस पैसे को चिप्स खरीदने में खर्च करूं, तो फिर वो डिमांड नहीं है। तो तीसरा पॉइंट है विलिंगनेस टू यूज़ दोज मीन्स फॉर दैट परचेज, मतलब मैं अपने पैसे को यूज़ करना चाहता हूं चिप्स खरीदने के लिए। तो 3 बातें जो हैं वो कह रहा है होंगी, तब किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड मतलब मानी जाएगी। तो समझ गए इस पॉइंट का मतलब? तो यहाँ तक ओके हो गया पॉइंट? चलो ठीक है ना। तो ये 3 बातें मतलब कह रहा है। अच्छा, बाकी एक छोटा सा पॉइंट आया था एग्जाम में, तो वो स्टार डाल के लिखते हैं। क्वेश्चन आया था, लिखो क्वांटिटी डिमांडेड इज अ डैश कॉन्सेप्ट, या मतलब डिमांड की भी बात करें, चाहे डिमांड कहे या क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन। तो क्वांटिटी डिमांडेड या डिमांड कुछ भी अगर कहे, इज अ कैसा कॉन्सेप्ट? हाँ, तो इकोनॉमिक्स में इसको बोलते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट। तो इकोनॉमिक्स में इसको बोलते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट। अब बाकी जिनको नहीं पता फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है, उनके लिए समझाने के लिए बता देता हूँ। तो फ्लो कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि जब आप किसी भी चीज़ में एक टाइम डायमेंशन डाल देते हो। टाइम डायमेंशन का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज़ को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हो। जैसे उसका भी सर कोई एग्जांपल दो। हाँ, जैसे मतलब वो तो देसी एग्जांपल हो गया कि जैसे आप कोई वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो, तो जब आप कोई वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो तो उसमें एक स्टार्टिंग टाइम होता है और एक एंडिंग टाइम होता है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो एक टाइम डायमेंशन रखती है। लेकिन अगर आप कोई फ़ोटो क्लिक करते हो, आपने फ़ोटो क्लिक करी,
तो वो कोई टाइम डायमेंशन नहीं रखती है। लेकिन हाँ, थोड़ा और इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से अगर समझाऊँ, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी आदमी की इनकम अगर मेजर करते हो, आपने पूछा सर आपकी इनकम कितनी है, तो मैं आपको इनकम एक टाइम डायमेंशन के साथ बताऊंगा कि मेरी 1 साल की इनकम इतनी है, या मैं आपको बताऊंगा कि मेरी 1 महीने की इनकम इतनी है। तो जब हम किसी की इनकम को मेजर करते हैं तो उसमें एक टाइम डायमेंशन होता है ना। तो किसी किसी चीज़ों में जब मेजर किया जाता है तो एक टाइम डायमेंशन होता है, उन चीज़ों को हम फ्लो बोलते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर आपकी वेल्थ कितनी है, तो वेल्थ मैं आपको ये नहीं बता सकता कि वेल्थ 1 महीने की कितनी है, 1 साल की कितनी है। वेल्थ तो मैं आज जितनी होगी 12:02 पर वो बताऊंगा। तो वेल्थ अगर आप मेरी पूछोगे या मैं आपकी पूछूंगा तो उसमें कोई टाइम डायमेंशन नहीं होगा, राइट। तो वेल्थ को हम फ्लो नहीं कह सकते, लेकिन इनकम को हम फ्लो कह सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल देने का मतलब उदाहरण था मेरा, ये हटा देता हूँ। तो डिमांड जो होती है या क्वांटिटी डिमांडेड जो होती है वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि डिमांड को भी हम एक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं। ऐसा नहीं होता कि मैं आपको बोलूँ 12:05 पर बताओ कितने चिप्स खाने हैं आपको, तो ऐसा नहीं होएगा। तो डिमांड भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मेजर होता है, तो इसीलिए कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। तो क्लियर हो गया पहले फर्स्ट पॉइंट। अच्छा, तो ये पहला पॉइंट था भाइयों बहनों, मतलब जिसमें आपने मीनिंग समझ लिया डिमांड का, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 मुझे लगता है बड़ा पॉइंट है काफ़ी, तो आज का लेक्चर इसी पे निकल जाएगा सारा। इसका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, या ब्रैकेट में लिखते हैं इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, या इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, ठीक है। इस टॉपिक का क्या मतलब है? इस टॉपिक का ये मतलब है कि किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड, कोई भी प्रोडक्ट हो जनरली, वो किन चीज़ों से प्रभावित होती है, किन चीज़ों से अफेक्ट होती है, वो पढ़ना है हमें। तो हम मतलब जिन भी चीज़ों की डिमांड करते हैं आम जीवन में, हम किसी भी प्रोडक्ट की जो डिमांड करते हैं वो कौन से फैक्टर्स से अफेक्ट होती है। तो जैसे वो फैक्टर्स लिखते हैं हम, नंबर 1 पहला फैक्टर है प्राइस ऑफ द गुड, इसको एक सिंबल दे देते हैं PX। प्राइस ऑफ द गुड, चलो तो आपसे पूछता हूँ, प्राइस ऑफ द गुड अगर बढ़ जाएगा, ठीक है, तो मतलब आप होशियार हो पहले से, वेरी गुड। बाकी अगर मैं बोलता चिप्स है 5,000 रुपये का, तो फिर आपकी डिमांड कम हो जाती, फिर आप चिप्स नहीं खरीदते। तो जनरली ऐसा माना जाता है कि किसी भी प्रोडक्ट की अगर प्राइस ज़्यादा होगी या प्राइस बढ़ जाएगी तो फिर उस प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी, राइट। तो हम ऐसा सिंबल बना लेते हैं, बस डिमांड को D लिख लेते हैं, तो डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो बस, तो क्लियर हो गया सिंबल, ठीक है। लेकिन सिंबल क्लियर होने से ज़्यादा ज़रूरी है कि इकोनॉमिक्स में इस रिलेशन को क्या बोलते हैं, वेरी गुड, तो वो लिखना है। बाकी जिनको नहीं पता उनके लिए बता देता हूँ। इकोनॉमिक्स में अगर 2 वेरिएबल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो ऐसे रिलेशन को कहते हैं इन्वर्स रिलेशन। जैसे आपका और आपके घर वालों का, या आपका और आपके टीचर्स का, टीचर कहता है पढ़ाई करो तो आप नहीं करोगे, पेरेंट्स कहते हैं अच्छे व्यक्ति बनो तो आप नहीं बनोगे। तो इसका मतलब दोनों वेरिएबल कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इन्वर्स रिलेशन, ठीक है। चलो दूसरा फैक्टर होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड।
इसको एक सिंबल दे देते हैं PR, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। तो इसकी स्टोरी समझने के लिए हम एक एग्जांपल का यूज़ करेंगे। तो पहले हम एक प्रोडक्ट लिख लेते हैं, प्रोडक्ट लिख लेते हैं कार। ठीक है, कौन सी कार? I-20। ठीक है दोस्त, गलत तो नहीं है मेरे भाई? कोई और लिखनी है तो बता दो, है जेब में पैसा? तो ठीक है, अभी I-20 लिख लो। ठीक है, अभी क्योंकि आप फाउंडेशन में हो तो इसलिए I-20 लिखी मैंने। इंटर में आओगे तो फिर और बड़ी लिख लेंगे। तो अभी हमने एक प्रोडक्ट लिख लिया, मान लो कार। अब हमको कार खरीदनी है, तो अब हम देखते हैं कि कैसे कार जो है उसकी डिमांड देखो अफेक्ट करूँगा, है ना। लेकिन पहले मैं रिलेटेड गुड लिख लेता हूँ। तो प्रोडक्ट तो लिख लिया हमने, तो इसमें आप 2 बाइफरकेशन करना। जो हमारा प्रोडक्ट होता है, जैसे हमारे एग्जाम्पल में है कार, तो उसके 2 तरह के रिलेटेड गुड्स होते हैं। एक को बोलते हैं, पहले लिखते हैं सब्स्टिट्यूट गुड। तो एक तरफ आप लिख लो सब्स्टिट्यूट गुड, और दूसरे को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो किसी भी प्रोडक्ट के जनरली 2 रिलेटेड गुड्स होते हैं आमतौर पे। एक को बोल देते हैं सब्स्टिट्यूट गुड और एक को बोल देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तो इनके मीनिंग क्या है वो बता देता हूँ। सब्स्टिट्यूट गुड का मतलब तो क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड का मतलब होता है कि अरे टी और कॉफ़ी तो भैया एग्जाम्पल हो गया, मैं मतलब पूछ रहा हूँ, और हमारा तो प्रोडक्ट है ही नहीं, टी कॉफ़ी पे कहाँ पहुँच गए? हाँ, अगर ये ना हो तो आप दूसरा इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। मतलब एक दूसरे की जगह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो अब आपको तो वैसे तो गाड़ी खरीदनी थी, है ना, आपको I-20 खरीदनी थी, लेकिन भगवान ना करे आप I-20 अगर ना खरीद पाओ तो उसका कोई दूसरा बताओ क्या खरीद सकते हो? नैनो, ऑल्टो? नहीं, ये तो क्या हो गया, ये तो आप कंपनी बदल रहे हो। मैं प्रोडक्ट कह रहा हूँ, प्रोडक्ट। बाइक, हाँ, मोटरसाइकिल। भाई गाड़ी नहीं खरीद पाए मान लो किसी भी रीज़न से, पंडित जी ने कह दिया कि देखो 4 पहिया वाहन चलाओगे तो इसकी मृत्यु हो जाएगी, है ना, मान लो। तो फिर अब आपको 4 पहिया वाहन नहीं चलाना, अब उसका सब्स्टिट्यूट क्या है? हाँ, तो 2 पहिया वाहन चला लेंगे या ऑटो चला लोगे। तो मोटरसाइकिल ले लेते हैं, चलो ऊपर। ठीक है, तो इसको बोल देंगे सब्स्टिट्यूट गुड। तो समझ गए, सब्स्टिट्यूट का मतलब है कोई दूसरा प्रोडक्ट, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, पर्पस ऑलमोस्ट सेम ही सर्व हो जाएगा। अच्छा, दूसरे होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब होता है जिसके बिना आपका प्रोडक्ट मतलब यूज़ नहीं हो सकता, वो साथ में आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अब आप गाड़ी खरीद रहे हो तो पेट्रोल या डीजल, ठीक है, तो वो लिख लेते हैं, बिल्कुल सही। तो पेट्रोल ही लिख लेता हूँ, है ना, या डीजल, कुछ भी समझ लो। तो ये क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री गुड हमारे एग्जाम्पल में। ठीक है भाइयों, तो सबको पहले मीनिंग क्लियर हो गया? ठीक है, अब मैं इसमें डेमो दूंगा कि देखो कैसे गाड़ी की डिमांड अफेक्ट होगी। तो पहले आपको डेमो देता हूँ। तो पहले मोटरसाइकिल का डेमो लिख लो नीचे। अब आप गाड़ी खरीदने घर से निकल ही रहे थे, आपके दोस्त का फ़ोन आया। अब लिखो क्या फ़ोन पे आपका दोस्त बता रहा है, आपके दोस्त का फ़ोन आया, कह रहा है हार्ले डेविडसन मिल रही है भाई 10,000 रुपये में, बिल्कुल वो भी ब्रांड न्यू। हाँ, 10,000 रुपये में, यानी कि जो सब्स्टिट्यूट गुड है ना, उसका प्राइस बहुत कम हो गया मान लो। तो एक एग्जांपल हाइपोथेटिकली बना रहा हूँ बस,
कि आपके दोस्त का फ़ोन आया, आपके दोस्त ने कहा कि हार्ले डेविडसन बाइक मिल रही है मात्र 10,000 रुपये में, अभी अभी ऑफ़र निकला है, ठीक है, और आप बैग में i20 खरीदने जा रहे थे, i10 खरीदने जा रहे थे, तो अब ये बात सुन के क्या होगा? आप हार्ले डेविडसन खरीदोगे, या बहुत सारे लोग, मेरे जैसे लोग, आपके जैसे लोग क्या खरीदेंगे? फिर हार्ले डेविडसन खरीदेंगे। तो जैसे ही सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस देखो कम हुआ, आपकी आंखों के सामने एग्जांपल है, तो अब जो गाड़ी की डिमांड थी, डिमांड ऑफ कार, यानी कि जो i20 थी, i20 थी, i10 थी, हाँ i20, तो जो आपकी गाड़ी की डिमांड थी वो क्या हो गई? कम हो गई। तो आप संतुष्ट हो मेरी कहानी से? ठीक है, तो बस ये ड्राइंग बना लो आप। तो अगर हार्ले डेविडसन का प्राइस कम हो गया है ना, सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस कम हो गया, तो गाड़ी की डिमांड भी क्या हो गई? कम हो गई। तो बादल बना रहा हूँ, तो आपको रिलेशन बताना है, इसको क्या कहते हैं। तो देखो सिंबल देख लो, सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस भी कम हो रहा है, तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड भी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं ना वेरिएबल्स इकोनॉमिक्स में, तो उसको हम डायरेक्ट रिलेशन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट रिलेशन। तो ये इकोनॉमिक्स में टर्मिनोलॉजी होती है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। जैसा आपका और बदमाशी का, आपका और काम चोरी का, आपका और इनएफिशिएंसी का कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है ना? गलत तो नहीं कह रहा? तो समझ गए, दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में चलेंगे। अच्छा, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? समझ गए एग्जाम्पल? चलो अब उधर चलते हैं। अब मैं आपको डेमो दिखाऊंगा कि कैसे पेट्रोल के प्राइस से भी आपकी गाड़ी की डिमांड अफेक्ट होगी, वो भी डेमो देख लो। तो पेट्रोल वाली कहानी पे चलते हैं, आ जाओ। अब आप घर से निकल ही रहे थे i20 खरीदने, ठीक है। अब आपके दोस्त का फ़ोन आया, आपका दोस्त कह रहा है कि तुमने न्यूज़ देखी? आपने कहा नहीं, क्या हो गया? कह रहा है तुम्हें पता है अभी अभी सरकार ने पेट्रोल का प्राइस कर दिया 5,000 रुपये लीटर, ₹5,000 पर लीटर, मतलब कि प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो आपके दोस्त ने फ़ोन करके बताया, ठीक है भाइयों। तो ये न्यूज़ सुनने के बाद अब आपका क्या मन करेगा? साइकिल लेने का, या आप पैदल जाना प्रेफर कर लोगे, या रिक्शा लेने का? लेकिन मतलब i20 जो खरीदने जा रहे थे उसका क्या होगा? वो नहीं लोगे आप। आपके जैसे बहुत सारे लोग भी सोचेंगे हम नहीं लेनी, तो i20 की डिमांड कम हो जाएगी, नहीं खरीदेंगे लोग, ठीक है भाइयों बहनों। तो बस, तो मतलब देखो ना, आपको गाड़ी खरीदनी थी, लेकिन आपकी गाड़ी की डिमांड को दूसरी चीज़ों के प्राइस अफेक्ट कर, एक बार हार्ले डेविडसन के प्राइस की वजह से डिमांड अफेक्ट हो गई, और एक बार पेट्रोल के प्राइस से डिमांड अफेक्ट हो गई। तो इसमें भी बादल बता दो, तो कैसा रिलेशन नज़र आ रहा है? हाँ, इकोनॉमिक्स में इसको बोलते हैं इन्वर्स रिलेशन। इन्वर्स रिलेशन। तो क्लियर है? मुझे सब बच्चे बताओ आराम से, बिल्कुल कहीं पर भी किसी को ये तो नहीं लग रहा कि मैं कोई आंखों का जादू कर रहा हूँ, मतलब सब कुछ लॉजिकली चल रहा है? ठीक है, तो ओके हो गया यहाँ तक? चलो ठीक है। तो बेसिकली ये हो गया दूसरा फैक्टर जो आपकी डिमांड को अफेक्ट करेगा, है ना। तो ये दूसरा फैक्टर है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। आगे बढ़ते हैं, थर्ड फैक्टर, ये भी आपकी डिमांड को देखो अफेक्ट करेगा। थर्ड फैक्टर तो बहुत ज़रूरी होता है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, तो इसको सिंबल दे देते हैं वाई।
तो ये तो खैर बहुत ज़रूरी है इनकम, क्योंकि इनकम होगी तो ही आप सोचोगे। तो इसमें पहले पेज के बीचों बीच लिखना गुड, और इसमें 3 बाइफरकेशन करना। ठीक है, तो इनकम के बारे में समझाएंगे आपको कि इनकम कैसे हमारी डिमांड को अफेक्ट कर रहा है, क्या हो रहा है। तो इनकम जो होता है ना, ये बहुत ही मतलब स्टाइलिश चीज़ है, क्योंकि मान लेते हैं इनकम आपकी बढ़ गई, तो तीनों केसेस में सबसे पहले आप लिखो इनकम बढ़ गई। तो जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे वैसे बना लो। तीनों केसेस में इनकम क्या हो गई, बढ़ गई। लेकिन अब देखो एक मज़ेदार बात बताऊँगा। तो पहले तीनों केसेस में लिखो, तीनों केसेस में इनकम बढ़ गई, है ना। लेकिन देखो क्लासिक बात ये कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके जो गुड था, आपको जो चीज़ खरीदनी थी, उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी, ऐसा भी हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो गुड था उसकी डिमांड कम हो जाएगी, ऐसा भी हो सकता है कि इनकम तो बढ़ गई लेकिन आप जो चीज़ खरीद रहे थे उसकी डिमांड कम हो गई, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि डिमांड जो है, आप जो चीज़ खरीद रहे थे वो चेंज नहीं हो रही, ना बढ़ रही ना घट रही। तो सर ये क्या कह रहे हो आप? हाँ, तो यही तो इसमें क्लासिक बात है। तो आप बनाओ तीनों बातें, फिर बताता हूँ कि भाई इनकम तो बढ़ रही है मेरी, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी डिमांड बढ़ जाएगी, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी डिमांड कम हो जाएगी, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी तो डिमांड ही चेंज नहीं होगी। तो पहले तो बच्चा कह रहा है सर एग्जाम्पल देकर समझाओ, मैं ऐसे कैसे आपकी बात मान लूँ। तो चलो मैं अपने ही एग्जाम्पल देता हूँ। तो जब पहले मैं कॉलेज में पढ़ता था और आपकी तरह जेब में 10 रुपये होते थे या 0 रुपये होते थे, तो बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, तो तब मेरी इनकम जो है मतलब ना के बराबर जब होती थी, तब मैं ख़रीदता था चोर बाज़ार के कपड़े। ठीक है, चोर बाज़ार के कपड़े। ठीक है, तब क्या ख़रीदता था मैं? चोर बाज़ार के कपड़े। फिर जैसे जैसे इनकम बढ़नी शुरू हुई, धीरे धीरे इनकम बढ़नी शुरू हुई, तो जब मेरी इनकम बढ़नी शुरू हुई तो आप खुद बताओ, तो क्या मैं अब भी चोर बाज़ार के ही कपड़े खरीदूँगा? तो नहीं खरीदूँगा। तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली चोर बाज़ार के कपड़ों की मेरी डिमांड कम हो गई। तो जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती रही वैसे वैसे मेरी चोर बाज़ार के कपड़े खरीदने की डिमांड कम होती रही। फिर मैंने कपड़े कहाँ से खरीदने शुरू कर दिए? मतलब मॉल से कपड़े खरीदने शुरू कर दिए। या मॉल क्यों लिखना, फिर पेरिस ही लिखता हूँ ना सीधा। तो अब तो मैं पेरिस से शॉपिंग करता हूँ। तो भाई ऐसा हो सकता है, इसमें कोई गलत बात तो नहीं है? बताओ भाइयों, जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप भी कहाँ से कपड़े खरीदोगे? पेरिस से, स्विट्ज़रलैंड से। तो इसमें गलत तो नहीं है? तो ऐसा होता है, कुछ प्रोडक्ट्स जो होते हैं इनकम बढ़ने पर उनकी डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका इनकम बढ़ने पर डिमांड कम हो जाता है। वो तो डिपेंड करता है ना प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। अच्छा, कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जिनकी भाई साहब डिमांड चेंज ही नहीं हो रही। सॉल्ट, अब पहले मैं कॉलेज में जब था तब भी आधा चम्मच नमक ही खाता था पूरे दिन में, आज भी उतनी खा रहा हूँ। तो भाई ठीक है, अब ये थोड़ी ना इनकम बढ़ गई तो नमक ज़्यादा खाना है, तो वो उतना ही रहेगा। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी डिमांड चेंज नहीं हो पाती। तो ओके हो गया भाइयों? चलो ठीक है, तो ये आप बना सकते हो, लिख सकते हो अगर मन करे तो एग्ज़ाम्पल, नहीं तो कोई बात नहीं, एग्ज़ाम्पल ना भी लिखो तो कोई बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन इन प्रोडक्ट्स को कहते क्या हैं वो लिखेंगे हम। तो येलो पट्टी में, फिर नीली पट्टी में, फिर हरी पट्टी में। तो बताओ पीली पट्टी में कौन से गुड्स हैं? हाँ, तो पहले वाले गुड्स को नॉर्मल गुड्स कह देते हैं,
जो इस तरह से बिहेव करते हैं वो नॉर्मल गुड्स होते हैं। तो जिनका बिहेवियर इनकम के साथ डायरेक्ट चल रहा है मतलब उनको नॉर्मल गुड्स कह देते हैं। लेकिन जिनका बिहेवियर डायरेक्ट नहीं चल रहा तो उनको बोल देते हैं इन्फीरियर गुड्स, उनको बोल देते हैं इन्फीरियर गुड्स। और जिनका बिहेवियर मतलब ऐसा है कि भाई इनकम तो चेंज हो गई लेकिन डिमांड नहीं चेंज हो रही, तो जनरली उनको कह देते हैं नेसेसिटी गुड्स, नेसेसिटी गुड्स। तो इनकम जो होती है वो डिमांड को अफेक्ट तो करती है ना, नो डाउट डिमांड को अफेक्ट तो करती है, लेकिन वो अलग अलग प्रकार से अफेक्ट करती है। तो किसी गुड में अलग इफेक्ट करती है, किसी गुड में अलग इफेक्ट करती है, और किसी में तो इफेक्ट ही नहीं करती। तो क्लियर हो गया यहाँ तक? अच्छा, अब MCQ आता है इसका बहुत ही ज़बरदस्त, खासकर इन दोनों का। तो इसमें बादल बनाते हैं। तो पहले ओरली पूछता हूँ फिर आपको लिखवाता हूँ। तो पहले आप नॉर्मल गुड्स में देखो, अगर मैं रिलेशन पूछूं तो नॉर्मल गुड्स में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट। सब बच्चे एग्री? ठीक है। और इन्फीरियर गुड में कैसा रिलेशन है? इनवर्स। ओके, तो देखो यहाँ पर हमें डायरेक्ट रिलेशन और इनवर्स रिलेशन नहीं लिखना, वो है वैसे लेकिन लिखना नहीं है क्योंकि यहाँ पर कुछ और एडवांस टर्म लिखते हैं। तो डायरेक्ट रिलेशन वाले नॉर्मल गुड्स में हम लिखते हैं, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। हाँ, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। बाकी मन में आप सोच सकते हो अपने समझने के लिए, यानी डायरेक्ट रिलेशन, लेकिन इसको बोलते हैं पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। और इनवर्स रिलेशन वालों को बोलते हैं नेगेटिव इनकम इफेक्ट। बाकी नेसेसिटी में कुछ नहीं लिखना क्योंकि कोई इफेक्ट नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक हो गया? तो समझ आ गया। तीसरा फैक्टर है इनकम। तो इनकम आपके प्रोडक्ट की डिमांड को अफेक्ट करता है, लेकिन अलग अलग तरह से। तो किसी प्रोडक्ट को कैसे अफेक्ट करेगा, किसी दूसरे प्रोडक्ट को कैसे अफेक्ट करेगा, तो अलग अलग तरीक़ों से वो डिमांड को अफेक्ट करेगा। ठीक हो गया? चलो उसके बाद चलते हैं चौथे फैक्टर की तरफ। तो तीसरा हो गया इनकम। चौथा फैक्टर का नाम है, ये भी हमारी डिमांड को अफेक्ट करता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इसको एक सिंबल दे देते हैं T। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। तो पहले टेस्ट समझा देता हूँ। टेस्ट के बारे में लिखते हैं फेवरेबल टेस्ट, और उसके नीचे लिखते हैं अनफेवरेबल टेस्ट। तो फेवरेबल टेस्ट मतलब जो आपको चीज़ टेस्टी लगती हो, अच्छी लगती हो, और अनफेवरेबल टेस्ट मतलब जो चीज़ आपको टेस्टी नहीं लगती। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसी मनगढ़ंत लिख रहा हूँ, तो बर्गर मान लो आपको लगता है टेस्टी लगता है, अच्छा लगता है, ठीक है, और अनफेवरेबल क्या टेस्ट लगता है आपको? पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा लिखते हुए शर्म नहीं आ रही? कुछ और बताओ। टिंडे, लौकी, खिचड़ी लिख देते हैं। तो जो भी लिख दो, ठीक है। तो जो मन करे अपने हिसाब से लिख दो भाई बहनों। तो पॉइंट ये है कि कुछ चीज़ों को लेकर आपका फेवरेबल टेस्ट होगा, कुछ चीज़ों को लेकर आपका अनफेवरेबल टेस्ट होगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा इसमें रिलेशन है कि अगर फेवरेबल टेस्ट है तो आपका डिमांड उस चीज़ की क्या होगी? ज़्यादा होगी, मोर होगी। और अगर अनफेवरेबल टेस्ट है किसी भी चीज़ को लेकर तो उसकी डिमांड जनरली कम होगी, मतलब आप वो चीज़ कम खरीदना चाहोगे, और जो चीज़ की फेवरेबल होगी डिमांड या टेस्ट, वो चीज़ आप ज़्यादा खरीदना चाहोगे।
क्या हो गया मेरे भाई? ठीक है, तो पहले इतना ओके हो गया, ठीक। लेकिन प्रेफरेंसेस जो होते हैं उसमें हमें कुछ और बातें समझनी है, तो उसमें हमें स्टार पॉइंट्स डालने हैं, तो ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला स्टार डाल के लिखना है डेमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, डेमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट एंड बैंडवैगन इफेक्ट, डेमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट एंड बैंडवैगन इफेक्ट। ठीक है, इसको चाहे आप अंडरलाइन कर लो। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया जा रहा है यहाँ पर प्रेफरेंसेस को लेकर, वो मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे आपकी डिमांड अफेक्ट होती है। तो पहले डेमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट बताया। तो डेमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या होता है बेसिकली, मान लो ये आप हो, ठीक है, और ये जो है ये आपका कोई दोस्त है या कोई पड़ोसी है, ठीक है। अब आपने अपने दोस्त के पास देखा कि यार इसके पास तो एक बहुत ही मज़ेदार मोबाइल फ़ोन है, बड़ा अच्छा मोबाइल फ़ोन है, लेटेस्ट, बड़े अच्छे फीचर्स हैं इसके। तो अब आपकी निगाहें जब उसके फ़ोन पर पड़ी तो फिर आपका भी मन क्या करेगा कि मैं भी ऐसा फ़ोन खरीद लूँ। तो कई बार आपकी डिमांड इस बात को देखकर अफेक्ट हो जाती है कि आप अपने किसी दोस्त, मित्र, पड़ोसी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड के हाथों में उस प्रोडक्ट को देखते हो तो आपका भी मन करता है मैं भी ये खरीद लूँ। तो इस इफ़ेक्ट को क्या बोलते हैं? डेमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। तो डेमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट जो होता है वो किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। तो मुझे नहीं खरीदना था फ़ोन, मैं तो खुश था बिना फ़ोन के, वो तो मैंने आपके हाथों में जब फ़ोन देखा तो मेरा मन कर गया कि ठीक है अच्छा लग रहा है, मैं भी खरीद लेता हूँ। तो इस इफ़ेक्ट को क्या बोलते हैं? डेमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। तो ये छोटी सी ड्राइंग बना लो तो आप समझ जाओगे कहानी। तो समझ आ गई डेमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, ठीक है। बाकी दोस्त का मतलब कोई भी हो सकता है, लेकिन पॉइंट है कि आप किसी और को देख के आप प्रभावित हो जाते हो, तो उसको बोलते हैं डेमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। है ना। तो तब तक आप बनाओ, तब तक मैं उसकी तैयारी करूं बैंडवैगन इफेक्ट की। तो बैंडवैगन इफेक्ट में क्या होता है? बैंडवैगन इफेक्ट जो होता है वो डेमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट का ही थोड़ा और वाइडर या सीवियर रूप है। उसमें तो आप ये देखते हो कि भाई साहब ये तो पूरा मोहल्ला ही या ये तो हर कोई यही फ़ोन खरीद रहा है या यही प्रोडक्ट खरीद रहा है ना। बैंडवैगन इफेक्ट का मतलब है कि डेमॉन्स्ट्रेशन का भी बड़ा वाइडर रूप। तो आपने देखा कि यार ये तो पूरा मोहल्ला ही, सभी जने ये खरीद रहे हैं, सब खरीद रहे हैं, है ना। तो आपको अगर लगता है कि यार ये तो बहुत ही ट्रेंडिंग चीज़ है, तो सभी लोग खरीद रहे हैं, तो फिर आपका भी मन ऑब्वियसली क्या करेगा? खरीद लेते हैं। तो ये बैंडवैगन इफेक्ट भी डिमांड को बढ़ा देता है ना। मुझे वैसे खरीदना नहीं था, मान लो सब लाल पजामा खरीद रहे हैं, मुझे नहीं ज़रूरत लाल पजामा खरीदने की, लेकिन जब सब खरीद रहे हैं तो मेरा भी मन करेगा कि मैं भी खरीदूंगा। तो ये कौन सा इफेक्ट हो गया? बैंडवैगन इफेक्ट। तो ये डिमांड को बढ़ा देता है। तो समझ आ गया मेरे भाइयों। तो इसमें भी आप ये छोटी सी ड्राइंग बना सकते हो तो आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद अगला सितारा होता है, इसको लिखना है स्नॉब इफेक्ट। स्नॉब इफेक्ट। तो पहले डेमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट और बैंडवैगन समझ आ गए, ठीक। तो डेमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट और बैंडवैगन इफेक्ट जो होते हैं वो डिमांड को बढ़ाते हैं। तो मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, है ना, वो डिमांड को बढ़ाते हैं। लेकिन जो स्नॉब इफेक्ट होता है ना,
वो डिमांड को कम करता है, वो इनको काउंटर करता है। कैसे करता है वो बताता हूँ। स्नॉब इफेक्ट में क्या होता है, देखो स्नॉब इफेक्ट में ये होता है कि मान लो आपने देखा कि भाई सारा मोहल्ला जो है लाल पजामा खरीद रहा है, ठीक है, सारा मोहल्ला लाल पायजामा खरीद रहा है। तो कुछ लोग जो होते हैं उनकी ये धारणा होती है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई ये जो लोग लाल पजामा खरीद रहे हैं, बहुत सारे लोग, ये तो भेड़ चाल का हिस्सा है। ये तो कौन सी चाल का हिस्सा है? भेड़ चाल। कि भाई आप सब लोग अगर लाल पजामा पहन के आ जाओ कल क्लास में, तो मैं आपको समझूंगा ये सब तो भीड़ है ना। और मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं अतरंगी हूँ, मैं अलग हूँ, मैं भीड़ का हिस्सा नहीं हूँ। मुझे भीड़ का हिस्सा बनने का कोई शौक़ नहीं है। अगर आप सब ने लाल पजामा खरीद लिया तो मैं तो अपने जो घर में भी लाल पजामा है वो जला दूंगा, क्योंकि फिर मैं वो पजामा नहीं पहनूंगा, क्योंकि मुझे भीड़ का हिस्सा नहीं बनना। तो कुछ लोग अलग माइंडसेट रखते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं, मान लो ये दो लोग वो हैं जो ये सोच रहे हैं कि हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। अगर सब ये लोग खरीद रहे हैं तो ये दोनों सोचते हैं हम नहीं खरीदेंगे, ठीक है ना। तो जो भी काम भीड़ कर रही होती है ये उससे उल्टा चलते हैं, ये कहते हैं कि हम फिर ये नहीं खरीदेंगे। तो इसको बोलते हैं स्नॉब इफेक्ट। तो स्नॉब इफेक्ट जो होता है वो उल्टा क्या करता है, डिमांड को कम कर देता है। तो दो लोग कह रहे हैं अब नहीं खरीदेंगे लाल पजामा। वैसे मैं जा रहा था लाल पजामा खरीदने, लेकिन जब मैंने आप सबको रास्ते में देखा कि आप सब लाल पजामा पहन के घूम रहे हो तो मैं वापस घर चला गया। मैंने कहा अब नहीं खरीदूंगा, क्योंकि मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता, ठीक है ना। तो ये आप लिख सकते हो। तो कार्तिक कह रहा है सर मैंने इसीलिए कॉमर्स ली थी। तो कार्तिक ने स्नॉब इफेक्ट फॉलो करा कि भाई सारे बच्चे साइंस या आर्ट्स ले रहे हैं, तो कार्तिक ने कहा अब नहीं लूँगा मैं। तो समझ रहे हो आप। तो हो सकता है आप स्नॉब इफेक्ट फॉलो कर चुके हो इससे पहले अपने जीवन में कहीं। तो इस स्नॉब इफेक्ट होता है। तो क्लियर हो गया स्नॉब इफेक्ट, है ना। तो मतलब ये मैं काट देता हूँ, तो कॉमन हर्ड लिखकर काट देना है, का है मतलब ये लोग भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, कहते हमको नहीं खरीदना। इसमें एक और कीवर्ड लिख सकते हो कॉमन हर्ड के नीचे, टू कॉमन। मतलब बहुत कॉमन हो गई चीज़, हर कोई सेम ही चीज़ लेकर घूम रहा है, तो फिर नहीं खरीदते। तो क्लियर हो गया स्नॉब इफेक्ट। और एक स्टार और होता है, ये वेबलेन इफेक्ट होता है, इसको बोलते हैं वेबलेन इफेक्ट। तो वेबलेन वैसे तो एक इकोनॉमिस्ट था, है ना। तो उसने एक गुड्स बताए थे कुछ, वेबलेन गुड्स पढ़ेंगे आगे। तो उसमें जो इफेक्ट चलता है इसलिए वो नाम पड़ गया वेबलेन इफेक्ट। तो इस इकोनॉमिस्ट ने क्या बताया था वो बताता हूँ। वेबलेन इफेक्ट जो था, ये जो इकोनॉमिस्ट थे वेबलेन, उन्होंने बताया था कि कुछ प्रोडक्ट्स जो होते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स, उनको बोलते हैं कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन। क्या बोलते हैं? हाँ तो लिख दो सर, कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन। तो बच्चा कहता है भाई कॉन्स्पिक्यूअस क्या? तो कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन का मतलब होता है वेरी हाई प्राइस्ड गुड्स, वेरी हाई प्राइस गुड्स। तो इसका एक एग्जांपल भी लिख सकते हो आप, जैसे मान लो एक्सपेंसिव कार, है ना, या एक्सपेंसिव ज्वेलरी, या रेयर पेंटिंग्स, कुछ भी लिख लो। तो यही दोनों लिख लो, पेंटिंग वेंटिंग तो आपको क्या ही पता होगी। तो एक्सपेंसिव कार ही लिख लो या एक्सपेंसिव ज्वेलरी लिख लो, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको मतलब इजी लगेगा समझने के लिए।
तो वेबलन इफेक्ट ये कहता है, वेबलन ने कहा था कि कुछ लोग, खासकर जो अल्ट्रा रिच सेक्शन के लोग हैं, वो किसी और फैक्टर को नहीं देखते, उन्हें पड़ोसी वड़ोसी से मतलब नहीं, उन्हें पजामा लाल है कौन पहन रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ ये देखते हैं कि अगर ये प्रोडक्ट बहुत हाईली प्राइस्ड है, अगर इसका दाम बहुत ज़्यादा है, वेरी हाई, तो ये तब खरीदेंगे। अब मान लो नीता अंबानी जी हैं, वो ज्वेलरी शॉप में गई और ज्वेलरी शॉप का मालिक कह रहा है ये लो मैडम आपके लिए 5 लाख का चांदी का हार है, तो नीता अंबानी कहेंगी कि भाई ये मुझे मत बताओ, मैं तो घर जा रही हूँ, मैं नहीं खरीदूंगी। वो उसी हार को अगर जिस दिन फ़ोन करके कहेगा ये लो मैडम 500 करोड़ का आपके लिए हीरो का हार आया है, तो फिर वो कहेंगे ठीक है लाओ पैक कर दो। तो बात समझ आई। तो कुछ लोग किसी भी फैक्टर से अफेक्ट नहीं होते, वो सिर्फ इस फैक्टर से चलते हैं कि अगर प्राइस बहुत हाई है तो हम तभी खरीदेंगे, नहीं तो फिर हम नहीं खरीदेंगे, फिर बेकार है। तो अगर प्राइस वेरी हाई होगा तभी ये लोग उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। तो इस इफेक्ट को कहते हैं वेबलन इफेक्ट, है ना। तो इनकी डिमांड सिर्फ इसी बात से अफेक्ट होगी कि प्राइस बहुत ज़्यादा है, नहीं तो नहीं। ठीक है दोस्त। तो जैसे आप भी तो वेबलन इफेक्ट वाले बच्चे हो ना, आप भी गाड़ी कब खरीदोगे? जब प्राइस बहुत ज़्यादा होगा, कम से कम 500 करोड़ की गाड़ी होगी, तो 500 करोड़ में तो चलो हवाई जहाज ही खरीद लोगे, तो कम से कम 50 करोड़ की गाड़ी होगी तब खरीदोगे आप, नहीं तो आपको गाड़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो वेबलन इफेक्ट तो क्लियर हो गए भाइयों। चलो, तो ये बेसिकली अलग अलग इफेक्ट्स है जो डिमांड को देखो अफेक्ट कर रहे हैं। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अंदर ये सब अलग अलग इफेक्ट्स हैं जो आपकी डिमांड को अफेक्ट कर रहे हैं। तो क्लियर हो गया। चौथा फैक्टर था टेस्ट एंड प्रेफरेंस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्टर है नंबर 5। नंबर 5 को एक हेडिंग दे देते हैं, अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स, इसको सिंबल दे देते हैं O, है ना। अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर मतलब और भी फैक्टर्स हो सकते हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो लिख लेते हैं जैसे क्या क्या है। एक लिख लेते हैं पॉपुलेशन, तो ये तो यहीं बता दो। तो अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी या किसी भी देश में, हाँ पॉपुलेशन जनसंख्या बढ़ जाएगी अगर, तो बस आपको ये बताना है अगर जिस देश में या जिस जगह में जिस इलाके में पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो फिर डिमांड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो कई बार पॉपुलेशन भी डिमांड को अफेक्ट कर देता है। तो समझ आ गया, पॉपुलेशन तो मतलब जनसंख्या। दूसरा फैक्टर होता है कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस। ये बड़ा इंटरेस्टिंग और अच्छा पॉइंट है, कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस। तो मैं आपको अपनी रियल स्टोरी बताता हूँ ताकि बिल्कुल भी कहीं झूठ का सहारा ही ना लेना पड़े। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है कि हम क्या सोच रहे हैं। एक्सपेक्टेशन का मतलब है कि हम क्या सोच रहे हैं, है ना। एक्सपेक्टेशन, बाकी हो कुछ भी उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशन का मतलब हो गया कि आप क्या सोच रहे हो। तो अभी 2 साल पहले की बात है वैसे, तो 2 साल पहले मतलब गोल्ड, आपको पता था गोल्ड कितने का था 2 साल पहले? हाँ 65-70 ऐसे ही था, है ना, ऐसे ही था लगभग 2-2.25 साल पहले। तो पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में अचानक उस समय ये सोच आई कि यार गोल्ड जो है ये भविष्य में महंगा हो जाएगा, ऐसा मुझे लगा उस समय। तो मैं उस समय ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि गोल्ड जो है वो महंगा हो जाएगा। मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि गोल्ड फ्यूचर में महंगा हो जाएगा। तो मैंने घर में सबको बोल दिया कि भाई अभी एक काम करते हैं, देखो सारे पैसे जितने इकट्ठे कर लो, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है गोल्ड भविष्य में महंगा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो एक काम करते हैं, जितना भी पैसा है आज इकट्ठा करके सब क्या खरीद लो, गोल्ड खरीद लो।
तो मेरे इस कहने की वजह से घर में जो गोल्ड की डिमांड थी वो बढ़ गई। तो सबने कहा ठीक है भाई ये कह रहा है तो अब गोल्ड खरीद लेते हैं। और मेरी ये डिमांड जो बढ़ी गोल्ड की वो सिर्फ मेरी सोच की वजह से बढ़ी। अगर मान लो मैं उल्टा सोच रहा होता, मैं सोचता गोल्ड सस्ता हो जाएगा, तो क्या मैं खरीदता? नहीं खरीदता। तो मेरी एक्सपेक्टेशन की वजह से, मेरे एक्सपेक्टेशन की वजह से प्रोडक्ट की डिमांड अफेक्ट होती है कई बार। तो जनरली लोग जब प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं तो वो अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से डिमांड प्रभावित कर लेते हैं। तो किसी किसी प्रॉपर्टी को खरीदते समय एक्सपेक्टेशन होती है कि इसका प्राइस बहुत बढ़ जाएगा, तो आप खरीदते हो भी। अगर एक्सपेक्टेशन होगी इसका प्राइस नहीं बढ़ेगा तो नहीं खरीदोगे। तो कई बार आपकी डिमांड आपकी एक्सपेक्टेशन से भी अफेक्ट हो जाती है। तो क्लियर हो गया पॉइंट? तो मतलब बस, तो ये एक्सपेक्टेशन हो गई, है ना। तो हम किसी भी प्रोडक्ट के भविष्य के प्राइस की जब एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो उस हिसाब से भी डिमांड अफेक्ट हो जाती है। तो अभी आज कितने का बताओ चलो? हाँ मतलब लाख लिख लेते हैं, राउंड फिगर, है ना। तो इसका मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन सही थी, 1 लाख समथिंग है ना अभी, राउंड फिगर 99,000। हाँ ठीक है, 500। तो क्लियर हो गया वाला पॉइंट। इसके बाद सी, एज डिस्ट्रीब्यूशन। एज डिस्ट्रीब्यूशन तो ये भी हमारे डिमांड को अफेक्ट करता है। एज डिस्ट्रीब्यूशन जैसे उदाहरण के तौर पर, अब एक रेसिडेंशियल सोसाइटी है, या मान लो एक कोई भी पर्टिकुलर रीजन है, इलाका है। तो इस रेसिडेंशियल सोसाइटी में जितने भी लोग रहते हैं वो सारे ही लोग जो हैं 65 ईयर प्लस के हैं, मतलब सीनियर सिटीजन्स हैं, है ना, सीनियर सिटीजन्स हैं। तो अब देखो कैसे डिमांड अफेक्ट होगी मेरे प्रोडक्ट की। तो मेरा प्रोडक्ट जो है वो क्या है वो बताता हूँ। मेरा प्रोडक्ट है कि भाई हाँ, टॉयज़ या गुब्बारे, बैलून, कि मैं छोटे बच्चों के टॉयज़ बेचता हूँ अप टू 5 ईयर्स तक के। तो अब ये मेरा प्रोडक्ट है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मेरा प्रोडक्ट बाकी जगह पर तो अच्छा बिकता है, पता नहीं यहाँ क्यों नहीं बिक पा रहा। तो क्यों नहीं बिक पा रहा? यहाँ पर क्या चीज़ मेरी प्रोडक्ट की डिमांड को अफेक्ट कर रही है? एज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कई बार एज डिस्ट्रीब्यूशन भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जिस उम्र के ये लोग हैं वहाँ पर इन्हें मेरे प्रोडक्ट की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्लियर हो गया भाइयों बहनों? तो एज डिस्ट्रीब्यूशन भी कभी कभी डिमांड को अफेक्ट करता है। तो एज है 65 प्लस, ये सब बुज़ुर्ग लोग हैं, तो इन्हें मेरा प्रोडक्ट नहीं चाहिए। अगर मेडिसिन की दुकान खोलता तो शायद डिमांड ज़्यादा होती। तो क्लियर हो गया एज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, डी, एक और फैक्टर, नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो नेशनल इनकम मतलब एक तरह से देश की इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन बताता हूँ अभी क्या मतलब कहना चाह रहा है ये। नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? तो नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि जैसे ना 2 तरह के देश होते हैं, तो आप 2 बाइफरकेशन कर लो। एक देश ऐसा होता है जहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है ऐसी, जस्ट फॉर द एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, कि जो रिच सेक्शन है, रिच, उनके पास भी रिसोर्सेज होते हैं, और जो पुअर सेक्शन है उनके पास भी रिसोर्सेज होते हैं। चाहे कम हो वो अलग बात है, लेकिन होंगे। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा इक्वल रहता है इस देश में, इसको बोलते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन।
लेकिन कुछ देश ऐसे होते हैं जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होता है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये कि जो रिच सेक्शन होता है उनके पास तो साधन होते हैं बहुत सारे, लेकिन पुअर सेक्शन जो होता है उनके पास साधन नहीं होते, क्योंकि यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है। तो ऑब्वियसली रिच तो रिचर हो जाएगा, पुअर पुअरर हो जाएगा, तो पुअर के पास साधन रिसोर्स नहीं होंगे। ठीक है, साधन मतलब रिसोर्स। कहीं बाद में अपने बाल नोचो। तो अब बताओ कौन से देश में डिमांड ज़्यादा होगी? मतलब जनरली तो जनरली हम मानते हैं कि जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, क्योंकि गरीब भी खरीद सकता है और अमीर भी खरीद सकता है, तो इन टोटलिटी ऐसे देश में डिमांड जो है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि दोनों के पास खरीदने का साधन है। लेकिन जो दूसरा देश है अनइक्वल वाला, वहाँ पे तो गरीब के पास तो साधन ही नहीं होगा, वहाँ पर तो वो खरीद ही नहीं सकता होगा, तो वहाँ पर डिमांड जनरली टोटलिटी में थोड़ा सा कम रहेगी। तो कई बार नेशनल इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है या इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है देश के अंदर, वो डिमांड को अफेक्ट कर देगा। तो पहले देश में जनरली चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होगी क्योंकि हर कोई खरीद सकता है, दूसरे देश में थोड़ा कम हो। तो जैसे अगर इसी क्लास के एग्जांपल से समझाऊं, अगर मैं सबको 100-100 रुपये दे दूंगा तो हो सकता है डिमांड ज़्यादा हो, लेकिन अगर कुछ को दूं पैसे और कुछ को ना दूं तो जनरली डिमांड थोड़ा कम रहेगी। तो क्लियर हो गया वाला पॉइंट? तो ये होता है नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा ई और क्या फैक्टर हो सकता है जो हमारी डिमांड को अफेक्ट करता है? कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी, ये तो आजकल बहुत चलता है, एंड इंटरेस्ट रेट्स। कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट्स। तो कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी का मतलब हो गया एक तरह से सिंपल कि बैंक से लोन, और इंटरेस्ट रेट मतलब तो ब्याज। तो अगर आपको बैंक से लोन 25% रेट पर मिलेगा तो आप लोगे ब्याज पर लोन या नहीं लोगे? नहीं लोगे शायद, आप कहोगे तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन आजकल क्या हो गया है, अब आजकल बैंक कहता है ये लो तुम लोन ले लो सिर्फ 2% इंटरेस्ट पर, और बैंक से लोन लेना भी बहुत इजी हो गया है। कह रहे हैं हम घर आ जाएंगे, आप कुछ मत करो, पैसे लेकर आ रहे हैं, बस ब्रीफ केस में पैसा तैयार रखा है, आप हाँ कर दो। तो अब देखो, अगर आपको इतनी आसानी से लोन मिल जाए और सिर्फ 2%, और पैसे भी वो कहते हैं एक काम करना 45 डेज़ के बाद देना आराम से, पहले शॉपिंग कर लो, तो अगर कोई मुंह में आके इतना पैसा देगा तो क्या होगा फिर तो आप ललचाई जाओगे ऑब्वियसली, फिर ले लोगे पैसे। तो ये भी तो कई बार आपकी डिमांड को अफेक्ट करता है। आपको खरीदने नहीं थी, जूते खरीदने नहीं थे आपको, लेकिन ये तो आ गए आपके सर पे खड़े हो गए, ये लो पैसे ले लो और 45 डेज़ बाद वापस कर देना, कोई जल्दी नहीं है। तो जब क्रेडिट फैसिलिटी इतनी आसान हो जाती है, इंटरेस्ट रेट इतना लो हो जाता है, पैसे देना इतना इजी हो जाता है बाद में, तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं डिमांड फिर बढ़ेगी, अननेसेसरी बढ़ेगी। अब फालतू में जब पैसा मिलेगा तो कौन नहीं आना रोकेगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी आपके प्रोडक्ट की डिमांड को अफेक्ट करता है। और अगर यही पैसा आसानी से ना मिले, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो, मुश्किलें हों, फॉर्मेलिटीज़ हों, तो फिर आप डिमांड कम हो जाएगी, फिर नहीं लोगे, फिर सोचोगे छोड़ो। तो क्लियर हो गया वाला पॉइंट? तो ये होता है कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट। तो कई बार ये भी हमारे प्रोडक्ट की डिमांड को अफेक्ट कर देता है।
और एक और अदर फैक्टर है, वो भी लिख लेते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशन। तो ये हालांकि हम पढ़ते हैं आगे एक चैप्टर के अंदर भी, लेकिन एक सिंपल पॉलिसी तो सिखा ही सकता हूँ अभी। तो सरकार की बहुत सारी पॉलिसीज़ भी डिमांड अफेक्ट करती हैं, बहुत ही सिंपल है। तो आपके पास 1000 रुपये हैं, अब सरकार एक पॉलिसी लाई कि भैया 40% टैक्स देना है, तो आपके पास कितने रुपए बचे? बस 600। तो 600 रुपये में आप अपना कुछ भी सामान खरीद लोगे। लेकिन अब अगले दिन सरकार ने कह दिया कि भाइयों बहनों मुबारक हो, हमने टैक्स कम कर दिया, सिर्फ 10% टैक्स लगेगा। तो अब आपके पास कितने रुपए बच जाएंगे? 900। तो अब आपके प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो सरकार की पॉलिसियां भी आपके प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ा घटा सकती हैं। तो क्लियर हो गया पॉइंट? तो ये हो गई गवर्नमेंट पॉलिसियां, है ना। तो गवर्नमेंट की किसी भी पॉलिसी से आपकी डिमांड अफेक्ट हो सकती है, चाहे टैक्सेशन पॉलिसी हो, सब्सिडी हो, कुछ भी और हो। तो ओके हो गए पॉइंट्स। चलो तो देखो कितने सारी चीज़ें आपके प्रोडक्ट की डिमांड को अफेक्ट कर रही है। तो वैसे तो 5 फैक्टर्स थे, अगर सिंबल की बात करूं, सिंबल एक तो था PX पहला वाला, फिर दूसरा हो गया PR, फिर तीसरा हो गया सिंबल Y, फिर चौथा हो गया सिंबल T, और पांचवा हो गया O, मतलब अदर फैक्टर्स O। तो मतलब मोटा मोटी 5 चीज़ें हमारे डिमांड को क्या करती हैं? अफेक्ट करती हैं। चलो अब इसी बात को अब थर्ड मेन हेडिंग डालते हैं। इसी बात को आपको एक मैथमेटिकल फंक्शन में लिखवाऊंगा, है ना। इसी बात को आपको एक मैथमेटिकल फंक्शन में लिखवाऊंगा, और वही हमारा टॉपिक नंबर 3 बन जाता है, जिसका नाम होता है डिमांड फंक्शन। तो थर्ड टॉपिक का नाम डाल लो डिमांड फंक्शन। चलो तो डिमांड फंक्शन क्या है वो पहले तो फंक्शन समझा देता हूँ। फंक्शन किसे बोलते हैं? तो पहले डैश डाल के लिख लो, फंक्शन इज अ symbolic statement of a relationship between dependent and independent variables, between dependent एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो इसमें अगर हाईलाइट करना है तो आप डिपेंडेंट को कर लो और इंडिपेंडेंट को कर लो। ठीक है, तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स की क्लास कर रहा हूँ बीच में, क्योंकि फंक्शन मैथमेटिक्स में भी एक चैप्टर शायद आप पढ़ते हो या पढ़ा हो कभी, रिलेशन एंड फंक्शन, है ना। तो थोड़ा सा बीच में मैथ्स ला रहा हूँ, क्योंकि हर बच्चा मैथ्स नहीं पढ़ता तो शायद उसको फंक्शन का पता ही ना हो। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट समझाने के लिए, जैसे गणित में कभी कभी हम ऐसे लिखते हैं कि y इज़ द फंक्शन का सिंबल होता है f ऑफ x, ऐसा लिखते हैं गणित में कि y इज़ द फंक्शन ऑफ x। तो इसका मीनिंग समझा देता हूँ क्या होता है। इसका मीनिंग ये होता है कि मान लो मैंने लिखा y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1, मान लो ये लिखा है ना। तो इसका मीनिंग समझा देता हूँ क्या होता है। इसका मीनिंग ये होता है कि जो लेफ़्ट साइड में आप लिख रहे हो, ये जो वेरिएबल आप लिख रहे हो, ये वेरिएबल डिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट का मतलब होता है कि इसकी वैल्यू निर्भर करेगी, इसीलिए डिपेंडेंट है। और जो दूसरा वेरिएबल आप राइट साइड में लिखते हो वो इंडिपेंडेंट होता है, वो आज़ाद होता है,
उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब इसी बात को और एग्जांपल से समझा देता हूँ। मान लो मैंने कहा कि भैया x की वैल्यू है 1, तो बताओ y की वैल्यू क्या निकलेगी? तो आपने कहा 3। तो y की वैल्यू जो 3 निकली वो किस बात पर डिपेंड कर रही है? x की वैल्यू पर। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मैंने x1 बोला है और y किसी का कुछ और निकल जाए? तो सबका y क्या निकल रहा है? 3। अगर मैं बोलूं कि चलो x मान लो 2, तो y की वैल्यू डिपेंड हो गई ना, अब कितनी ही निकलेगी? 5। तो y को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और x को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि x आप कुछ भी लिख सकते हो। बच्चा कह रहा है सर x कुछ भी मान लो, लिख लो 100, तो y कितना हो गया? 201। तो समझ गए मेरे भाइयों? तो y होता है डिपेंडेंट और x होता है इंडिपेंडेंट। चलो, तो ये तो होगा गणित। लेकिन हम क्योंकि यहाँ गणित का फंक्शन तो पढ़ नहीं रहे, हम पढ़ रहे हैं डिमांड का फंक्शन। तो अब सेम चीज़ डिमांड के फंक्शन में लगाते हैं। अब देखो, वो नीचे आ जाओ। तो यहाँ पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल, उसको हम लिख देते हैं सिंबॉलिकली QX। सर QX, तो QX का मतलब लिख लो। QX का मतलब है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड X। वो X लिखने का मतलब होता है कोई भी हम ऐसी मनगढ़ंत गुड मान रहे हैं, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड X। तो ये निर्भर करती है, ये डिपेंड करती है। अब ये किन चीज़ों पर डिपेंड करती है? ये आपने अभी अभी टॉपिक पढ़ा कि भाई डिमांड किन चीज़ों से अफेक्ट होती है ना। तो इट इज़ अ फंक्शन ऑफ, मतलब ये किन चीज़ों से अफेक्ट होती है। अब इंडिपेंडेंट फैक्टर्स कौन कौन से थे? हाँ, पहला था Px, दूसरा था PR, Y, T और O। बिल्कुल सही। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं भाई, ये कुछ भी हो सकते हैं। तो डिमांड जो होती है वो अफेक्ट होती है इन सारे फैक्टरों से। तो इस चीज़ को बोल देते हैं डिमांड फंक्शन। तो समझ आ गया डिमांड फंक्शन? इस चीज़ को क्या बोल देते हैं? डिमांड फंक्शन। और इसी में क्योंकि एक और पॉइंट हमने पढ़ लिया, वो भी ऐड कर देता हूँ, वो टॉपिक 4 बन जाएगा। बट क्लियर हो गया डिमांड फंक्शन? तो टॉपिक 4 भी लिखते हैं। इसका नाम होता है लॉ ऑफ डिमांड। हाँ, डिमांड का एक कानून भी है, लॉ ऑफ डिमांड। तो बच्चे कह रहे हैं सर डिमांड का भी कानून है कोई? हाँ, डिमांड का भी कानून है। बाकी आदमी लिख लेते हैं। आदमी का नाम है जी एल्फ्रेड मार्शल, ताकि पता रहे कि ये लॉ ऑफ डिमांड मार्शल साहब ने दिया। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं फिर समझा देता हूँ। This law states that other things being constant, when the price of a good rises, when the price of a good rises, the quantity demanded of the good will fall। है ना। तो ये तो बहुत ही बच्चों वाला लॉ बताया एल्फ्रेड मार्शल ने, जो आपको शायद पहले ही पता था कि अगर गुड का प्राइस बढ़ेगा तो आप उसकी क्वांटिटी डिमांडेड को क्या कर दोगे? कम कर दोगे। तो इनफैक्ट हमने फर्स्ट पॉइंट में ये पढ़ा भी था। और इनफैक्ट इस रिलेशन को क्या कहते हैं? इन्वर्स रिलेशन, राइट। तो वो लिख देते हैं, इस रिलेशन को हम कहते हैं इन्वर्स रिलेशन। तो लॉ ऑफ डिमांड जो है वो बेसिकली यही शो करता है
कि प्राइस को चाहे हाईलाइट कर देता हूँ, और क्वांटिटी डिमांडेड का इन्वर्स रिलेशन है। तो प्राइस अगर बढ़ेगा तो हमारे प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, तो इन्वर्स रिलेशन है। अब यहाँ पर बीच में एक शब्द आ रहा है, वो येलो कलर करना है आपको भी। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। तो पहले तो अदर थिंग्स का मतलब समझा देता हूँ, अदर थिंग्स मतलब क्या, और बीइंग कांस्टेंट का मतलब समझा देता हूँ वो क्या। तो उसके लिए नीचे बता देता हूँ। तो अदर थिंग्स का मतलब तो है कि जो दूसरा फैक्टर डिमांड को अफेक्ट कर रहा है, यानी कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, तीसरा फैक्टर था इनकम, चौथा फैक्टर था टेस्ट, पांचवें फैक्टर थे अदर फैक्टर। तो इन बचे हुए 4 फैक्टरों को वो अदर थिंग्स कह रहे हैं। ठीक है भाइयों। तो मार्शल ने कहा कि अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, बीइंग कांस्टेंट का मतलब ये है कि ये चारों चीज़ें जो हैं ये क्या नहीं होंगी, चेंज नहीं होंगी, राइट। तो इसको बोलते हैं बीइंग अदर थिंग्स कांस्टेंट। तो वैसे तो इस बात को एक डिज़ाइनर शब्दों में भी कुछ कहा जाता है, वो भी लिखवा देते हैं। इसको कहा जाता है सेटेरस पेरिबस। तो ये शब्द आप लिख सकते हो ज्ञान के लिए। तो अदर थिंग्स चेंज नहीं होंगी, इस बात को कहते हैं सेटेरस पेरिबस। और इसी को बोलते हैं, वो भी लिख लेते हैं, assumptions ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। इसी को बोलते हैं assumptions ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो ये भी आप मेंशन कर लेना। तो मतलब प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल का कहना था कि भाई ये वाली चीज़ें चेंज नहीं होंगी, अदर थिंग्स चेंज नहीं होंगी, और प्राइस का और क्वांटिटी डिमांडेड का इन्वर्स रिलेशन होगा। तो ये बस उन्होंने लॉ बोला, तो इस लॉ का नाम पड़ गया लॉ ऑफ डिमांड। अच्छा, अब एक स्टार पॉइंट लिखते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आया था क्योंकि। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया, लिखो लॉ ऑफ डिमांड is a के बाद डैश स्टेटमेंट। लॉ ऑफ डिमांड इज अ डैश स्टेटमेंट। तो 2 ऑप्शन दे देता हूँ चलो आपको, एक है क्वालिटेटिव और एक है क्वांटिटेटिव। तो मारो तुक्के। लॉ ऑफ डिमांड इज अ, बोथ भी था ऑप्शन, तो बोथ वालों का तो गलत हो गया। तो बताओ, तो लॉ ऑफ डिमांड इज अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट वाले बच्चों का भी गलत हो गया था। तो आपको बड़ा बड़ा लिखना है, लॉ ऑफ डिमांड इज अ क्वालिटेटिव। तो लॉ ऑफ डिमांड जो है वो सिर्फ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, यानी कि ये सिर्फ रिलेशन बताता है, क्वालिटी बताता है ना। ये कहीं पर भी क्वांटिटी नहीं बताता। क्या इसने ये बताया कि प्राइस के कम होने पर क्वांटिटी कितनी खरीदनी है? नहीं बताया ना। तो क्वांटिटी तो इसमें कोई है ही नहीं। या ऊपर जो मैंने इंग्लिश लिखी, इस इंग्लिश में क्या आपको कोई न्यूमेरिक वैल्यू नज़र आ रही है? कोई नंबर लिखा हुआ नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा ना। तो फिर ये क्वांटिटेटिव तो हो ही नहीं सकता,
क्योंकि इसमें कोई क्वांटिटी तो है ही नहीं। तो लॉ ऑफ डिमांड जो होता है वो तो सिर्फ एक रिलेशन बता रहा है, तो इसीलिए वो एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट नहीं है। अच्छा, फिर एक बार क्वेश्चन मतलब वैसे ही आ गया था तो वो वैसे ही लिख लेते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड को एक टैबुलर फॉर्मेट में मतलब शो करके दिखा दो, या दिखाया आया फिर पूछा कि बताओ ये क्या शो कर रहा है, तो एक छोटा सा टैबुलर फॉर्मेट बना लेते हैं, बस 2 लाइन होगा। पहले कॉलम में लिख लो प्राइस और दूसरे कॉलम में आप लिख लो क्वांटिटी। तो आपका वो चिप्स वाला एग्जांपल ले लेता हूँ आज का शुरू का। 100 रुपये था प्राइस, तो कितने चिप्स खरीदने थे आपको? फिर 50 रुपये था प्राइस, फिर 10 रुपये था प्राइस। ठीक है, बस। तो जब हम ये टैबुलर फॉर्मेट बनाते हैं लॉ ऑफ डिमांड शो करने के लिए, है ना, तो इस टैबुलर फॉर्मेट को क्या बोलते हैं? हाँ, तो दिस टैबुलर प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड, इसे बोलते हैं जी प्यारे बच्चों डिमांड शेड्यूल, राइट। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। तो लॉ ऑफ डिमांड को हम टैबुलर प्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो ये लॉ ऑफ डिमांड ही है जो इन्वर्स रिलेशन शो कर रहा है, बस उसको टैबुलर तरीके से प्रेजेंट कर दिया। तो दिस इज नोन एज डिमांड शेड्यूल। अच्छा, तो मतलब यहीं तक हमारा वैसे टारगेट था आज कवर करने का, बट जो टारगेट था वो आपको सब समझ आया पूरा अच्छे से? कोई भी दिक्कत डाउट तो नहीं? अच्छा, तो डन डना डन।